दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम अपनी क्लास 6 हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 के पार्ट 2 को डिस्कस करने वाले हैं। और अगर आपने अभी तक पार्ट 1 की वीडियो को नहीं देखा है तो आप उसको जाकर ज़रूर से देख लेना, क्योंकि उसके अंदर मैंने आप सभी को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आज चेंजिंग इन्वायरमेंट से। अब तक हमने पढ़ा था कि जो हमारा 10,000 पीरियड था उससे हमारा क्या स्टार्ट हुआ था, नियोलिथिक, आपको याद होगा। तो चलो अब आगे स्टार्ट करते हैं। आगे ये हमें बोलता है अराउंड 12,000 ईयर एगो देयर वर मेजर चेंजेस इन द क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि जो हमारा 12,000 ईयर था उस टाइम के ऊपर जो हमारा क्लाइमेट था, यानी कि जो हमारा नेचर था उसके अंदर थोड़ा बहुत चेंज आने लगा। अब देखते हैं वो कैसा चेंज आने लगा। विद आ शिफ्ट ऑफ रिलेटिवली वार्म कंडीशन, यानी कि इससे पहले जो हमारा क्लाइमेट होता था वो होता था हमारा कोल्ड, COLD, ठंडा होता था। और अब वो क्या होना स्टार्ट हो चुका था, हमारा वोम, यानी कि गर्म होना स्टार्ट हो चुका था। तो ये बात आपको यहाँ पे बताता है। इन मैनी एरियाज दिस लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ ग्रासलैंड। इससे क्या हुआ कि हमारा तापमान पहले तो ठंडा था, अब थोड़ा गर्म होने लगा, तो हमारे ग्रासलैंड्स बहुत जगह बनने लगे, यानी कि हमारी घास का उगना यहाँ पे बहुत जगह स्टार्ट हो गया। This in turn lead to the increase in the number of deer, antelope, goat, sheep and cattle that animals that survived on grass। तो अब बताता है कि हमारे वो जानवर पैदा होना स्टार्ट हो गए जो कि सिर्फ घास खाते थे। जैसे कि आपकी यहाँ पे भेड़ हो गई, साथ में आपकी गाय हो गई, और आपकी यहाँ पे बफेलोज हो गई, शीप हो गई, और आपकी हिरन हो गई। दोज हु हंटेड दीज एनिमल्स नाउ फॉलोड देम। अब जो इनका शिकार करते, जैसे आपके लोयन हो गए, टाइगर हो गए, अब वो भी पैदा होना स्टार्ट हो गए और इनको फॉलो करते रहे और इनके ऊपर शिकार करते गए। लर्निंग अबाउट देयर फूड हैबिट्स एंड देयर ब्रीडिंग सीजन्स, इट इज़ लाइकली दैट दिस हेल्प पीपल टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट द हर्डिंग एंड रेयरिंग दीज एनिमल्स देमसेल्फ। अब बताता है कि जो लोग थे उस टाइम के, उन्होंने इन जानवरों को समझा और ध्यान से देखा, तो वो समझ चुके कि इस टाइम के अंदर तो ये हमें दूध दे सकते हैं और इस टाइम के अंदर ये हमारी ऐसे हेल्प कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन लोगों ने फिर एनिमल्स का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया और उनको पालना स्टार्ट कर दिया। फिशिंग ऑल्सो बिकेम इम्पोर्टेंट। अब बताते हैं कि फ़िशिंग भी उन्होंने स्टार्ट कर दी। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है दी बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग, यानी कि जो हमारी खेती थी उसकी शुरुआत और साथ में जो हमारा पशुपालन था उसकी भी शुरुआत। दिस वॉज ऑल्सो अ टाइम when several grain bearing grasses including wheat, barley and rice grew naturally in different part of the subcontinent। अब बताता है कि जो आपका ये न्यूलिथिक आया यही वो टाइम था, यानी कि 12,000 के बाद जो आपका टाइम आया, यानी कि जब आपका जो क्लाइमेट था वो गर्म होना स्टार्ट हो गया। मतलब कोई सर्टेन नहीं है कि आपका न्यूलिथिक था, बट उन्होंने ऐसा माना है। अब बताता है कि ये जो आपका टाइम था यहाँ पे आपको ये तो पता, आपकी बहुत सारी घास उगना स्टार्ट हो चुकी थी। अब उस घासी के अंदर कुछ आपके ऐसे नेचुरली ग्रेन्स भी ग्रो होना स्टार्ट हो गई, जैसे आपका वीट हो गया, बार्ले हो गया और चावल, राइस हो गया। Men, women and children probably collect these grains as food and learnt where they grew and when they ripened। अब बताता है कि लोगों ने इनके बारे में देखा, इनको थोड़ा एक्सपेरिमेंट किया तो उन्हें पता चल गया कि हम इन्हें खा सकते हैं, और उन्होंने उस टाइम का भी पता लगाया कि हम किस टाइम पे इनको काट के खा सकते हैं और क्या क्या चीज़ें इनके साथ बना के खा सकते हैं। दिस मे हैव लीड दैम टू थिंक अबाउट ग्रोइंग प्लांट्स ऑन देयर ओवन। अब उससे उन्होंने क्या किया कि वो खुद के लिए मोटिवेट हो गए कि हम भी इन प्लांट्स को उगा सकते हैं। इन दिस वे पीपल बिकेम फार्मर। और इस तरीके से जो हमारे लोग थे पुराने टाइम के वो क्या बन गए, फार्मर, किसान बन गए। पीपल कुड ऑल्सो अट्रैक्ट एंड देन टेम एनिमल्स बाय हैविंग फूड फ्रॉम देम नियर देयर शेल्टर। अब बताता है कि जो लोग थे उन्होंने क्या किया, अपने आसपास जहाँ भी वो रहते थे फूड को डालना स्टार्ट कर दिया। तो उसको खाने के लिए जब एनिमल आते थे तो उन्होंने उन एनिमल्स को पालना भी स्टार्ट कर दिया और उनको जगह देनी स्टार्ट कर दी। द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड वॉज द वाइल्ड एंसिस्टर ऑफ डॉग। अब बताता है कि जो सबसे पहला एनिमल हमारे पुराने टाइम के आदमियों ने पाला उसका नाम था कुत्ता, यानी कि डॉग, जो आप अभी भी पालते हैं। और वो हमारा अब वाला डॉग नहीं था, वो डॉग के पूर्वज थे। लेटर पीपल encouraged animals that were relatively gentle to come near the campus where they lived। अब लोगों ने उनको भी पालना स्टार्ट कर दिया जो भी उनके आसपास आते थे, और वो थोड़े अच्छे थे, उनके ऊपर अटैक नहीं करते थे। These animals such as sheep, goat, cattle and also the pig lived in the herds and most of them ate grass। अब उन्होंने सिर्फ उन एनिमल्स को पालना स्टार्ट कर दिया जो कि सिर्फ घास खाते थे, जैसे उनमें आपका पिग भी हो गया, शीप हो गई, गोट हो गया।
अब आगे बताता है ऑफ्टन पीपल प्रोटेक्टेड दीज एनिमल्स फ्रॉम अटैक बाय द अदर वाइल्ड एनिमल्स, और लोगों ने उनको बचाना भी स्टार्ट कर दिया और दूसरे वाइल्ड एनिमल्स के अटैक से। दिस इज़ हाउ दे बिकेम द हर्डर, और इस तरीके से वो क्या बन गए, पशु पालने वाले। कैन यू थिंक ऑफ एनी रीज़न वाई द डॉग्स वॉज परहैप्स द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड। क्या आप सोच सकते हैं कि जो हमारा डॉग था, हमारा कुत्ता था, वो सबसे पहला जो हमारा टेम्ड एनिमल था, पालने वाला एनिमल था, वो कैसे बना। तो अब आप इस बात को सोचना और मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। ये क्वेश्चन मैं आप सभी के ऊपर छोड़ता हूँ। अब आगे आप सभी को बताता है डोमेस्टिकेशन, यानी कि हमारे पशुओं को पालना, उसके बारे में आपको यहाँ पे कुछ बातें बताने वाला है। इज़ द नेम गिवन टू द प्रोसेस इन विच पीपल ग्रो प्लांट्स एंड लुक आफ्टर द एनिमल्स। अब बताता है कि जो आपका ये डोमेस्टिकेशन वर्ड है, ये आपका रिलेट करता है, किससे रिलेट करता है, एक तो जो इंसान अपने फूड को उगाता है और साथ में पशुओं को पालता है, तो इन दोनों प्रोसेस को मिला के हम क्या बोलेंगे, डोमेस्टिकेशन। आप इस वर्ड को याद रखना। वेरी ऑफ्टन प्लांट एंड एनिमल्स दैट आर tended by peoples became different from the wild plants and animals। अब बताता है कि जिन एनिमल्स को लोगों ने पालना स्टार्ट कर दिया, वो कुछ टाइम के बाद जो हमारे वाइल्ड एनिमल्स थे उनसे बिल्कुल अलग होते चले गए। दिस इज़ बिकॉज पीपल सिलेक्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर डोमेस्टिकेशन, और इस तरीके से लोग इजीली सिलेक्ट कर पाते थे कि भाई ये तो हम डोमेस्टिकेट कर सकते हैं, इसको डोमेस्टिकेट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल दे सिलेक्टेड दोज प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट आर नॉट प्रोन टू डिजीज़। यहाँ पे बताता भी है कि वो सिर्फ उन जानवर और उन प्लांट को सिलेक्ट करते थे जो कि उनको कोई भी नुकसान ना पहुँचाएं और कोई भी बीमारी उनको ना करे। दिस ऑल्सो सिलेक्ट प्लांट्स दैट यील्ड लार्ज साइज ग्रेन्स एंड हैव स्ट्रॉन्ग स्टाल कैपेबल ऑफ बेयरिंग द वेट ऑफ द राइप ग्रेन। अब बताता है कि वो ऐसे एनिमल्स को भी ढूंढते थे जो कि उनकी फसल कटाई के बाद जो उनके ग्रेन होते हैं उनको अपने ऊपर कैरी कर सके और चल सके। सीड्स फ्रॉम सिलेक्टेड प्लांट्स आर प्रिजर्व्ड एंड शोन टू इंश्योर द न्यू प्लांट्स एंड द सीड्स विल हैव द सेम क्वालिटीज़। अब बताता है कि जो हमारे सीड्स थे, बीज थे, वो कुछ प्लांट्स के ले लेते थे, उनको दोबारा से उगा देते थे, फिर दोबारा से दूसरे प्लांट्स उग जाते थे। अमोंग एनिमल्स दोज आर रिलेटिवली जेंटल आर सिलेक्टेड फॉर द ब्रीडिंग। अब बताता है कि जो हमारे जेंटल एनिमल थे उनको वो सिलेक्ट करते थे ब्रीडिंग के लिए। As a result, gradually domesticated animals and plants became different wild animals and plants। और बताता है कि ऐसी ब्रीडिंग की वजह से, ऐसे उनके मिलाने की वजह से अब क्या हो गया, कुछ टाइम के बाद जो हमारे एनिमल जिनको वो पालते थे वो बिल्कुल अलग हो गए हमारे वाइल्ड एनिमल से। फॉर एग्जाम्पल द टीथ ऑफ द हॉर्न्स ऑफ अ वाइल्ड एनिमल आर यूजुअली मच लार्जर देन द दोज ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल। अब बताता है कि जो उनके दांत थे उन्होंने भी फ़र्क आना स्टार्ट हो गया। जैसे कि वो जिस एनिमल को पालते थे उसके दांत ऐसे हो गए थे टाइम के साथ साथ, और जिसको नहीं पालते थे, जो हमारा जंगली था, उसके दांत ऐसे थे, यानी कि थोड़े बड़े साइज के थे, और जिसको पालते थे उसके थोड़े छोटे हो गए थे। अब आप देख सकते हैं कैसे उन एनिमल्स के अंदर डिफरेंस आना स्टार्ट हो चुका था। ठीक है, अभी भी आपने सुना होगा कि जो हमारा जंगली सूअर होता है और हमारा एक जो उसको पालते हैं वो वाला सूअर होता है, कितना डिफरेंस होता है दोनों के बीच में। बच्चों, अब आगे आप सभी को बोलता है, लुक एट दीज टू सेट्स ऑफ टीथ विच डू यू थिंक बिलोंग टू अ वाइल्ड पिग एंड विच टू अ डोमेस्टिकेटेड वन। अब देखा, आपको यहाँ पे वही एग्जाम्पल दिया जो मैंने अभी अभी आपको पीछे पिग का दिया था, कि जो आपके पास यहाँ पे ये दो टीथ गिवन है, आपको कौन सा टीथ तो हमारे जंगली सूअर का लगता है और कौन सा हमारे डोमेस्टिकेटेड सूअर का लगता है। तो आप देख के इसको इजीली बता सकते हैं। और यहाँ पे हमने सीख लिया था कि जो हमारे बड़े वाले होते थे वो हमारे उसके होते थे, जो हमारा वाइल्ड होता था यानी जंगली होता था, और जो हमारे डोमेस्टिकेटेड होते थे उनके थोड़े छोटे हो जाते थे टाइम के साथ में। तो चलो अब आगे स्टडी करके देखते हैं। डोमेस्टिकेशन वॉज अ ग्रेजुअल प्रोसेस दैट टुक प्लेस इन मैनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब बताता है कि जो हमारी डोमेस्टिकेशन थी वो हमारी एक ऐसी प्रोसेस थी जो कि हमारी वर्ल्ड के सभी पार्ट्स के अंदर हुई और हमारी ग्रेजुअली होती गई। It began about 12,000 years ago. Virtually all the plant and animal produce that we use as food today is a result of domestication। अब बताता है कि जो भी आजकल हम फूड खाते हैं ना, ये सभी हम इसलिए खा पाते हैं क्योंकि हमने उस टाइम के अंदर अपनी डोमेस्टिकेशन को स्टार्ट कर दिया था। अब आप समझ चुके हैं कि जो हमारी डोमेस्टिकेशन थी वो हमारी 12,000 ईयर के आसपास स्टार्ट हुई थी और फिर आगे हमारी वो इवोल्यूशन के साथ अच्छी बनती गई। सम ऑफ द अर्लीस्ट प्लांट टू बी डोमेस्टिकेटेड वर व्हीट एंड बार्ले। और बताता है कि जो हमारे सबसे पहले जो हमने अपने प्लांट डोमेस्टिकेट किए थे उनके अंदर एक तो हमारे व्हीट यानी कि गेहूं थे और बार्ले यानी कि आपकी जौ थी। द अर्लीस्ट डोमेस्टिकेटेड प्लांट्स इंक्लूड सीप
एनिमल्स इंक्लूड शीप एंड गोट। अब बताता है कि जो आपके पुराने टाइम के अंदर सबसे पहले जो आपने अपने एनिमल्स डोमेस्टिकेट किए थे उनमें आपकी एक तो बकरी थी और दूसरी थी आपकी शीप। अब यहाँ पे इनको बताने के बाद आपको यहाँ पे इस डायग्राम के अंदर दिखाता है वेज इन विच ग्रेन वॉज यूज्ड। अब बताता है कि जो आपकी ग्रेन है वो कैसे यूज़ की जाती है, एज अ सीड, एज अ फूड, एज अ गिफ्ट, स्टोर फॉर फूड। अब बताता है कि जो आपकी ग्रेन यानी कि आपको पता है कि जब आपकी फसल की कटाई हो जाती है तो जो ऊपर का पार्ट होता है उसको हम ग्रेन बोलते हैं, जो कि मैंने आपको साइंस के अंदर पढ़ाया था। अब इस ग्रेन का हम कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले तो सीड, क्योंकि हमने अगले साल दोबारा से अपनी फसल को बोना है तो इसको बोने के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। बताता है एज अ फूड, आपको पता है कि हम इससे चपाती बनाते हैं अपनी, तो हम इसको फूड की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। अब बताता है एज अ गिफ्ट, गिफ्ट के कैसे कि हम किसी को गिफ्ट कर सकते हैं ग्रेन्स को, तो देखा इसका यूज़ हम गिफ्ट की तरह भी कर सकते हैं। अब बताता है कि स्टोर फॉर फूड, हम अपने फूड को स्टोर करने के लिए भी इसका यूज़ कर सकते हैं। तो आज आप इस ग्रेन के 4 यूज़ यहाँ पे समझ चुके हैं। तो देखा कितना इंटरेस्टिंग, तो चलो फटाफट से आगे देखते हैं। अब आगे आपके पास न्यू टॉपिक आता है, उसके अंदर बोलता है अ न्यू वे ऑफ लाइफ, यानी कि ज़िंदगी का नया तरीका। तो चलो जानते हैं कैसा तरीका यहाँ पे हम सभी को समझाना चाहता है। इफ़ यू प्लांट अ सीड यू विल नोटिस दैट इट टेक्स सम टाइम टू ग्रो। दिस मे बी फॉर सेवरल डेज, वीक्स, मंथ एंड इन सम केसेस ईयर। When people begin growing plant, it means that they had to stay in a same place for a long time, looking after the plants, watering, weeding, driving away the animals and birds till the grain ripened। अब दोस्तों यहाँ पे आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताता है कि जो कि हमने अभी तक यहाँ पे बिल्कुल भी नोटिस नहीं की थी। तो ये हमको बताता है कि अगर आपने कभी किसी प्लांट को लगाया है मिट्टी के अंदर गड्ढा खोद के, तो आपको ज़रूर पता होगा, क्या पता होगा कि जब हम किसी प्लांट के सीड को लगाते हैं तो उसको हमें पानी भी देना पड़ता है, रेगुलरली उसकी केयर भी करनी पड़ती है और बार बार यहाँ पे हमें खुदाई भी करनी पड़ती है उसके आसपास, फिर उसको दोबारा से पानी देना पड़ता है। और अगर इसके ऊपर कोई बर्ड या फिर कुछ और हमारे इंसेक्ट वगैरह हमारी फसल के ऊपर इफेक्ट करते हैं या हमारे प्लांट के ऊपर इफेक्ट करते हैं तो उससे भी उसको बचाना पड़ता है। तो ये सब काम उनको भी तो उस टाइम पर करना पड़ेगा ना, तो इसकी वजह से लोगों को एक टाइम पर एक जगह पर बहुत ज़्यादा टाइम के लिए वहाँ पर रहना पड़ेगा। अब यहाँ पे आपने क्या समझा कि जो पुराने टाइम में हमारे लोग शिकार करते थे वो तो शिकार के लिए इधर उधर फटाफट से इधर उधर जगह अपनी चेंज करते रहते थे, यानी कि प्लेस टू प्लेस ट्रैवल करते थे, लेकिन इनको फसल उगाने की वजह से एक जगह पर रहना पड़ा। तो अभी आप क्या समझे कि जो हमारे मूविंग हमारे इंसान थे वो अब किस पे शिफ्ट होना स्टार्ट हो गए थे, हमारे एक जगह रहने पे, यानी कि सेटल्ड लाइफ उन्होंने स्टार्ट कर दी थी। इसलिए इस टॉपिक के अंदर हमें बोलता है कि अ न्यू वे ऑफ लाइफ, यानी कि ज़िंदगी का नया तरीका। क्योंकि यार उन्होंने अपने जो वीड वगैरह हमारे उग जाते हैं हमारी फसलों के साथ में उनको भी काटना पड़ता था, और जो हमारी बर्ड्स और आपको मैंने बताया कि एनिमल्स अफेक्ट करते हैं हमारी ग्रेन्स के ऊपर, हमारी फसल के ऊपर, तो उनको भी भगाना पड़ता था। अब आप इस पैराग्राफ को अच्छे से समझ चुके हैं, तो चलो अब आगे बात करते हैं। एंड देन द ग्रेन हैड टू बी यूज्ड केयरफुली, और उसके बाद उन्हें इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता था कि हम अपनी ग्रेन्स को केयरफुली यूज़ करें, कि हमें अगले ईयर के लिए जो बोना है उसके लिए भी स्टोर करनी होंगी, किसी को गिफ्ट देना था गिफ्ट भी दे सकते हैं, जो कि हमने अभी यहाँ पे पीछे हमारे 4 यूज़ पढ़े थे ना, वो यूज़ आपके यहाँ काम आने वाले। तो अब आप समझ चुके हैं कि द ग्रेन्स का हमें केयरफुली यूज़ कैसे करना है, हम 4 तरीके से इसका केयरफुली यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एज ग्रेन्स हैड टू स्टोर्ड फॉर बोथ फूड एंड सीड। अब बताता है कि जो हमारी ग्रेन है वो हम दोनों चीज़ों के लिए स्टोर करते थे, एक तो हमारे सीड के लिए, दूसरे हमारे फूड के लिए। पीपल हैड टू थिंक ऑफ वेज ऑफ स्टोरिंग इट। इन मैनी एरियाज दे बिगेन मेकिंग लार्ज क्ले पॉट्स और वो बास्केट और dug pits into the ground. Do you think hunter gatherers would have made and used pots? गिव रीज़न ऑफ यूअर आंसर। अब बच्चों आप सभी को बताता है कि लोग इनको स्टोर करने के लिए मिट्टी के अंदर गड्ढे खोदने स्टार्ट कर दिए थे, या फिर उन्होंने कले के साथ में अपने कोई ऐसे स्टोर हाउस बनाना स्टार्ट कर दिए जहाँ के वह अपनी ग्रेन्स को स्टोर कर सकें। अब यहाँ पे फिर आपसे क्वेश्चन भी पूछता है कि क्या आपको लगता है कि किसी मटके की ज़रूरत होगी हमारे जो हंटर गैदर थे? तो यार उनको कोई भी ज़रूरत नहीं होगी किसी टाइप के मटके की, क्योंकि उन्हें क्या था, उन्होंने अपने शिकार को मारा और फटाफट से खा लिया, या फिर उसको अपने फायर के ऊपर रोस्ट किया और फिर खा लिया। उनको कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि वो प्लेस टू प्लेस ट्रैवल करके अपने शिकार को ढूंढ के वहीं पे मार के वहीं पे खा सकते थे। बट इनको एक जगह पे रहना था, इनको सेटल रहना पड़ता था। इसलिए अब हम समझ चुके हैं कि जो हमारा मैन मूविंग था अब वो सेटल होना स्टार्ट हो गया था धीरे धीरे। अब चलो फटाफट से चलते हैं अपने अगले टॉपिक के ऊपर, जो कि हमें बोलता है
स्टोरिंग एनिमल्स। अब एनिमल्स का क्या स्टोर किया जा सकता है तो उसको हम यहाँ पे जानने वाले हैं और ये भी आपका बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। एनिमल्स मल्टीप्लाई नेचुरली। अब ये बात तो आप सभी को पता है कि जो हमारे एनिमल्स हैं वो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 ऐसे मल्टीपल होते जाते हैं नेचुरली। Beside, if they are looked after carefully, they provide milk, which is an important source of food and meat. अब बताता है कि अगर हम अपने जानवर्स का अच्छे से ध्यान रखते हैं, उनकी केयर करते हैं, तो वो हमें मिल्क देते हैं और मीट भी देते हैं whenever required, जब भी हमें ज़रूरत होती है। In other words, animals that are reared can be used as a store of food. अगर हम आपसे दूसरे शब्दों के अंदर बात करें तो जो हमारे जानवर थे वो एज अ फूड जो हमारा एक जगह स्टोर रहता है ना, उसकी तरह हमारे लिए काम करते थे। जैसे जब हमारा मन किया हमने उसे दूध ले लिया। अब अगर हमारा जानवर दूध नहीं दे रहा है और हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी तो हम उसको मार के खा भी सकते थे, उसका मीट। तो यहाँ पे यही बात आपको समझाना चाहता है। अपार्ट फ्रॉम फूड व्हाट आर द अदर थिंग्स दैट कुड हैव बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स। अब बताते हैं कि आप कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताओ जो कि हम अपने एनिमल से कर सकते हैं बिना फूड के। वट आर एनिमल्स यूज फॉर टुडे। अब बताता है कि दोस्तों जैसे आपको भी पता है कि हम अपने जानवर का यूज़ ट्रैवल करने के लिए कर सकते हैं कि हमें दूसरी प्लेस से किसी दूसरी प्लेस के ऊपर जाना है तो उसके ऊपर बैठ के हम जा सकते हैं। तो यहाँ पे भी बताता है कि आपसे क्वेश्चन पूछता है बाकी यहाँ पे तो कि भाई आप ये बताओ आज के टाइम पे हम एनिमल्स का यूज़ किस लिए करते हैं। तो आपने भी देखा होगा जो आपकी रेडियाँ वगैरह होती हैं वहाँ पे भी आपके जो एनिमल्स का यूज़ किया जाता है और जो आपकी बुलक कार्ट्स होती हैं वहाँ पे भी एनिमल्स का यूज़ किया जाता है और जो आपके हाथी वगैरह होते हैं उनका जंगल के अंदर चलने के लिए यूज़ किया जाता है। ऐसे आपके एनिमल्स का आज भी बहुत सारा यूज़ किया जाता है। चलो फटाफट से अब आगे समझते हैं। आगे आपका टॉपिक आता है फाइंडिंग आउट अबाउट द फर्स्ट फार्मर एंड हर्डर्स। तो यहाँ पे बोलता है हम कुछ ना कुछ अब नया ढूंढने वाले हैं। किन के बारे में ढूंढेंगे? एक तो हमारे फार्मर्स किसान के बारे में और एक जो हमारे पशुओं को पालते थे हर्डर्स उनके बारे में। तो चलो इनके बारे में कुछ नया ढूंढते हैं। यहाँ पे क्या मिलता है हमें? टर्न टू मैप 2 पेज 13 यू विल नोटिस अ नंबर ऑफ ब्लू स्क्वायर। अब बताता है कि आप एक काम करो अपने पेज नंबर 2 के मैप को अगेन देखो, वहाँ पे आपको ब्लू स्क्वायर्स दिखाई देंगे। ईच मार्क अ साइट फ्रॉम वेयर आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड एविडेंस ऑफ अर्लियर फार्मर्स एंड हर्डर्स। अब बताता है कि वो आपकी वो जगहें हैं जहाँ से हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को एविडेंस मिले हैं, यानी कि सबूत मिले हैं हमारे पुराने फार्मर्स के और हर्डर्स के। These are found all over the subcontinent. Some of the most important one are in the northwest in present day Kashmir and in east and south India। और बताता है उनके अंदर से जो सबसे इम्पोर्टेंट थे हमारे उनमें से कुछ तो हमारे साउथ इंडिया में है, कुछ ईस्ट में है और कुछ हमारे कश्मीर के अंदर हैं अभी भी। To find out whether these sites were settlements of farmer and herder, scientists study evidence of plant and animals bones। अब बताता है कि ये ढूंढने के लिए कि क्या हमारे जो यहाँ पे किसान थे और जो हमारे पशु पालते थे वो लोग थे वो यहाँ पे रहते थे, उसको पता लगाने के लिए हमारे साइंटिस्ट ने यहाँ पे एविडेंस के साथ में बहुत ज़्यादा रिसर्च की है। वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग फाइंड इंक्लूड द रिमेन्स ऑफ बर्न्ट ग्रेन। अब बताते हैं कि यहाँ पे जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ मिली है ना वो मिली है उनको जला हुआ ग्रेन। These may have been burnt accidentally or on purpose। अब बताता है कि उनका मानना ये है कि या तो ये अपने आप से एक्सीडेंटली जल गया होगा या फिर जैसे आज हम आपको पता है ना पूजा पाठ करते हैं उसके अंदर हम अपने ग्रेन्स वगैरह को थोड़ा बहुत जलाते हैं, तो या फिर वो वैसे किसी तरीके से इसको जलाया होगा। साइंटिस्ट कैन आइडेंटिफाई दीज ग्रेन्स एंड सो वी नो दैट अ नंबर ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट्स। अब साइंटिस्ट ने इन ग्रेन्स का पता लगाया तो हम जान पाए कि उस टाइम के अंदर हमारे इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में, यानी कि जो हमारी सब कॉन्टिनेंट थी उस टाइम पे इंडिया तो नहीं था, सब कॉन्टिनेंट थी, तो तब सब कॉन्टिनेंट्स के अलग अलग पार्ट में हमारी फसलें उगाई जाती थी। दे कैन ऑल्सो आइडेंटिफाई द बोन्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स। अब बताते हैं कि जो यहाँ पे आपकी बोन्स थी ना अलग अलग एनिमल्स की वो भी उन्होंने आइडेंटिफाई करी और उनका भी पता लगाया। तो एक बार चलो फटाफट से पेज नंबर 2 के मैप को चेक करते हैं और आपको वहाँ पे मैं ब्लू स्क्वायर्स को एक बार दिखा देता हूँ, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके बच्चों, चलो फटाफट चलते हैं। तो ये लो बच्चों हम अपने मैप के ऊपर आ चुके हैं। अब यार हम हमारे मैप को थोड़ा जूम करके आपको दिखाते हैं। तो देखो सबसे पहले तो यहाँ पे हमारे पास साइट आ गई बुरजाहोम, मेहारगढ़, यहाँ पे है हमारे चिरांद, यहाँ पे है कोलदीवा और यहाँ पे है मागरा और यहाँ पे है आपका धोजाली हांडिंग। यहाँ पे इन साइट्स के नेम को आप याद रखना। और ये हो गई हमारी साउथ वाली, साउथ में है हमारी हुल्लूर और ये है हमारी पियामपाली। अब आप इन सभी साइट्स को जान चुके हैं जहाँ से हमारे साइंटिस्ट को क्या मिले थे, एविडेंस मिले थे। किसके एविडेंस मिले थे? हमारे फार्मर्स के और आपके
हर्डर्स की। इस बात को आप समझ चुके हैं और मैंने आपको साइट्स भी यहाँ पे दिखा दी हैं। बाकी एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ। यहाँ तो है आपकी पियमपाली, यहाँ पे हुल्लूर, अब यहाँ पे हो गई आपकी दोजाली हांडिंग, यहाँ पे चिरांद, यहाँ पे आपकी कोलीदवा और यहाँ पे मागरा, और ऊपर है आपकी दो, एक तो मेहारगढ़ और एक है आपकी बुरजाहोम। अब आप इन साइट्स को याद रखना। तो चलो फटाफट से अगेन कंटिन्यू करते हैं और आगे समझते हैं, और कुछ मैप से इंपॉर्टेंट चीज़ें आएंगी तो मैं आपको बाद में बता दूंगा जो भी कुछ आएगा। तो बच्चों अब आता है हमारा टॉपिक टुवर्ड सेटल्ड लाइफ। देखा वो टॉपिक आ ही गया। मैंने आपको अभी भी बताया भी था कि जो हमारे लोग थे वो सेटल होना स्टार्ट हो चुके थे, और हमारा टॉपिक भी अब वही आ गया, टुवर्ड सेटल्ड लाइफ, यानी कि एक जगह रहने वाली जिंदगी। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड ट्रेसेस ऑफ हट्स और हाउसेज एट सम साइट्स। अब बताता है कि जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट थे ना, उनको कुछ साइट्स पे क्या मिले, जो हमारी हट्स थी, हमारे हाउसेस थे, उनके हमारे जो टूटे फूटे वो होते हैं ना, वो बचे हुए अभी भी उनको मिले, और उससे वो जान पाए कि यहाँ पे हमारे पुराने टाइम के अंदर लोग घर बना के रहते थे। ठीक है। फॉर इंस्टेंस बुरजाहोम इन प्रेजेंट डे कश्मीर पीपल बुल्ट पिट हाउसेज विच वर डग इनटू द ग्राउंड द स्टेप्स लैंडिंग इनटू देम। अब बताता है बच्चों, जो मैंने आपको यहाँ पे बुरजाहोम दिखाया था, अगर आपको याद नहीं है मैं एक बार दोबारा से बना के बता देता हूँ। देखो ये हो गया अपना ऊपर जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ पे था आपका बुरजाहोम। यहाँ पे क्या इंटरेस्टिंग बात आप सभी को बताते हैं कि यहाँ पे आप उनको क्या मिला, एक पिट हाउस मिला। अब पिट हाउस में बताता हूँ क्या चीज़ होती है। जैसे ये तो मानो आपकी लैंड की सरफेस हो गई, ठीक है, इसके नीचे हम ऐसे बना देते हैं खोद की, ये होता है हमारा पिट हाउस, और उसके ऊपर पत्थरों से उसको ढक देते हैं, और नीचे हमारे यहाँ पे ऐसे सीढ़ियाँ जाती हैं, और इसके अंदर यहाँ पे लोग नीचे रहते हैं, यानी कि लैंड के ऊपर नहीं होता, ये नीचे वाला हाउस होता है। इसको हम बोलते हैं पिट हाउस। और अब ये भी जान चुके कि ये हमारा कहाँ पे और किस जगह है। दीज में हैव प्रोवाइड शेल्टर इन कोल्ड वेदर। और ये हमारा क्या करता था, जो हमारा ठंडा वातावरण था ना उस टाइम पे, अभी भी जानते हैं आप हमारे कश्मीर में बहुत ज़्यादा ठंड रहती है, तो उस टाइम पे लोगों को बचने में उससे हेल्प करता था। आर्कियोलॉजिस्ट हैव ऑल्सो फाउंड कुकिंग हर्ट्स बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द हर्ट्स विच सजेस्ट दैट डिपेंडिंग ऑन द वेदर पीपल कुड कुक फूड आइदर इंडोर एंड आउटडोर्स। अब ये बात मैं आपको अगेन से समझाता हूँ। जैसे मानो ये तो हो गई आपकी हट, झोपड़ी हो गई, ठीक है। अब इसके अंदर भी खाना पकाने के आपका जो स्टोव होता है ना, यानी कि गैस लगा लो आप आज के टाइम में, और बाहर भी, या चूल्हा बोलते हैं हम इसको, वो अंदर भी था बाहर भी था। इससे जो हमारे साइंटिस्ट थे उनको पता लगा कि वो वेदर को देखते हुए, भाई आज बारिश हुई तो अंदर खाना बना लिया, अगर बारिश नहीं हुई तो हमने बाहर खाना बना लिया। वो इस बात को भी जान पाए। तो देखा, आपको भी ऐसे कोई भी चीज़ का पता लगा सकते हैं साइंटिस्ट की तरह ही, किसी एविडेंस को देखकर। तो चलो अब फटाफट से आपको अगले चीज़ बताते हैं, जो कि बोलता है ड्रा अ पिट हाउस। यहाँ पे बोलता है आप एक खुद से पिट हाउस बना के दिखाओ। तो अब मैंने आपको यहाँ पे डायग्राम के अंदर वैसे बनाया ही था, अब आप भी ऐसे एक पिट हाउस बना सकते हैं। अब यहाँ पे आपको कुछ स्टोन टूल्स की इमेजेस भी दिखाता है। तो देखो ये हो गए हमारे स्टोन टूल्स, जो कि वो पीपल यूज़ करते थे। आप इनकी पिक्चर्स देख सकते हैं और फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। स्टोन टूल्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम मैनी साइट एज वेल। मैनी ऑफ दीज आर डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर पैलियोलिथिक टूल्स एंड दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड नियोलिथिक। अब बताता है कि बच्चों, जो इस टाइम के पास हमारे जो स्टोन टूल्स मिले थे डिफरेंट थे। किससे डिफरेंट थे? हमारे पैलियोलिथिक थे। अब पैलियोलिथिक आपने पढ़ा था, जो हमारा 2 मिलियन से हमारा 12,000 तक का टाइम था। इस बीच में जो हमारे स्टोन के टूल मिले थे, उससे जो हमारे नियोलिथिक के टूल थे वो बिल्कुल अलग थे। और जो इनके बीच में हमारे 12,000 से 10,000 तक मेसोलिथिक आया था, उसमें जो टूल मिले थे हमारे माइक्रोलिथ, उनसे भी थोड़े बहुत हमारे जो नियोलिथिक के टूल थे वो अलग थे। और इसलिए हमने इनको क्या बोला? नियोलिथिक, यानी कि नए वाले स्टोन टूल्स। दिस इंक्लूड टूल्स दैट आर पॉलिश्ड टू गिव अ फाइन कटिंग एड्ज। अब इनकी खास बात आपको ये बताता है कि आप इनकी फिगर्स को एक बार दोबारा देखो ये पॉलिश करके कितने अच्छे बना रखे हैं। उनकी एज देखो कितने अच्छे से इनकी एज को यहाँ पे काट रखा है। तो आप समझ सकते हैं कि ये हमारे कितने अच्छे वाले टूल थे। और आपने पीछे वाले टूल्स की भी फोटो देखी थी, एक बार दोबारा से जाके देखना, तो उनसे उनमें और इनमें कितना डिफरेंस है, इससे आपको पता चल जाएगा और आप भी एक आर्कियोलॉजिस्ट की तरह सोच पाएंगे। एंड मोर्टार्स एंड पेस्टल्स यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन्स एंड अदर प्लांट प्रोड्यूस। अब बताता है कि जो आपने देखी हो आपकी ओखली होती है, एक ऐसी होती है, उसके अंदर ऐसे आपका वो होता है थोड़ा बड़ा बड़ा। हाँ, इस ओखली भी हमें यहाँ पे मिली नियोलिथिक टाइम के अंदर, और इससे उनको पता चला कि वो अपनी ग्रेन्स को और अपने प्लांट के पार्ट को कूट के उनसे कुछ नया बना के खा सकते थे। तो हमारी मोर्टार हम इसी को बोलते हैं, और पेस्टिल आर यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन्स इवन टुडे। और आपको इस बात का भी पता है हम अपनी ओखली का यूज़ आज भी करते हैं। सेवरल थाउजेंड ईयर लेटर एट द सेम टाइम
Tools of the Paleolithic types continue to be made and used, and remember some tools are also made of bones। अब बताता है कि इस टाइम पे जो हमारा नियोलिथिक था ना, इस टाइम पे भी हमारे कुछ टूल्स हमें ऐसे मिले कि जो अभी भी हमारे बोन से बनाए जाते थे। Many kind of earthen pots have been found. These are sometimes decorated and were used for storing things। अब बताता है कि यहाँ पे जो हमारे अर्थन पोट यानी कि जो हमारे घड़े होते हैं वो भी हमें बहुत सारे देखने को मिले, और उनमें से जो कुछ घड़े थे उनके ऊपर हमारे डिज़ाइन भी यहाँ पे बनाए हुए थे। पीपल बिगिन यूजिंग पोट्स और कुकिंग फूड स्पेशली ग्रेन लाइक राइस, व्हीट एंड lentils that now became an important part of the diet। अब बताता है कि इस टाइम पे लोगों ने हमारे जो राइस थे, हमारे वीट थे, इनको पकाना स्टार्ट कर दिया था, और इनका ये आज अच्छा फूड था इस टाइम के ऊपर, और आज भी हम ऐसा ही फूड खाते हैं। Beside they began weaving clothes using kind of materials, for example cotton that could not be grown। अब बच्चों यहाँ पे आप सभी को बताता है कि जो यहाँ के लोग थे इन्होंने अपने कपड़े सीलना भी स्टार्ट कर दिया था, और वो अलग टाइप के मटेरियल यूज़ करते थे, जैसे हमारी कॉटन हो गई, दैट कुड बी ग्रोन, और उन्होंने उसको ग्रो करना भी स्टार्ट कर दिया था। वट डू यू थिंक कुड हैव बीन स्टोर्ड इन दिस जार। अब आपको क्या लगता है कि जो यहाँ पे हमारा जार दिखाया गया है इसके अंदर क्या चीज़ें यहाँ पे स्टोर की जाती होंगी। तो आप इसको सोच सकते हैं और मुझे नीचे कमेंट के अंदर बता सकते हैं। डिड थिंग्स चेंजेस एवरीवेयर एंड एट ऑल वंस। अब आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछते हैं कि हमने जो भी कुछ ये पढ़ा, क्या आपको लगता है कि ये पूरी की पूरी हमारी जो इतनी बड़ी सब कॉन्टिनेंट थी, इस पूरी सब कॉन्टिनेंट में चेंज हुआ या फिर हमारे किसी एक पार्ट में चेंज हुआ अब तक जो भी हमने पढ़ा है? तो आप इसको सोच के मुझे बताओ एक बार। Not quite. In many areas, men and women still continue to hunt and gather foods, and elsewhere people adopted the farming and herding slowly over several thousand years। अब बच्चों इसका जवाब दे के आपको यहाँ पे बताता है कि यहाँ पे जो कुछ लोग थे उन्होंने तो क्या किया था, अपने आप को चेंज कर लिया था, जबकि जो कुछ पार्ट्स में हमारे लोग ऐसे थे अभी भी जो कि सिर्फ शिकार करके अपना जीवन इस टाइम भी व्यतीत करते थे। तो हम नहीं कह सकते कि हमारी पूरी सब कॉन्टिनेंट थी उसमें चेंजेस आ गए थे over several thousand years। Besides, in some cases, people try to contribute this activity doing different things during different season। अब कुछ लोग तो हमारे इस टाइम पे ऐसे थे भी, भाई इस टाइम तो हमने खेती कर ली, अब इस टाइम में हम क्या करेंगे, शिकार ही करेंगे, कोई खेती वगैरह नहीं करेंगे। मतलब कि वो अपने सीज़न को देख के अपने काम को चेंज कर लेते थे। तो यार आज के पार्ट में इतना ही। मैं आप सभी के लिए अगले पार्ट की वीडियो भी जल्दी ही लेके आऊँगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना हमारी अगली वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। तो आपसे जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।